डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस रिसर्च इन 10 आवर्स मॉड्यूल का तीसरा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम गेम्स थियरी और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स आपके लिए कैसे रहे। तो नीचे जो चैट बॉक्स है वहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कि वो आपके लिए हेल्पफुल थे कि नहीं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि थोड़े बिजी शेड्यूल की वजह से आप लोगों के फिजिबल टाइम के हिसाब से मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये वीडियो अपने हिसाब से बना लेता हूँ और फिर उसे प्रीमियर कर देता हूँ। तो जब भी वीडियो चल रहा है और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो लाइव चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होकर वो देखूँगा तो आपको उसका सॉल्यूशन देने का मैक्सिमम ट्राई मेरा रहेगा, ठीक है। और हाँ, हर एक टॉपिक और हर एक एग्जाम्पल उसके बाद मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, जिस टाइम में आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो और या फिर आपको उस टॉपिक या एग्जाम्पल को रिवाइज करना है तो उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो फटाफट मुझे बताइए कि ये लाइव लेक्चर्स आपके लिए कैसे जा रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। सो अभी ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं गेम्स थियरी। फर्स्ट, व्हाट इज गेम्स थियरी? तो इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। यानी कि यहां पर कॉम्पिटिटर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्पिटिशंस होगी और उसकी मदद से हमें आउटकम ऑफ गेम मिलेगा। आउटकम यानी कि रिजल्ट, या फिर हम गेम्स थियरी के लैंग्वेज में बोले तो वैल्यू ऑफ द गेम हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सपोज 2 प्लेयर्स हैं, तो उसमें से एक प्लेयर होगा विनर और जो दूसरा प्लेयर है वो होगा लूजर। तो ये दोनों प्लेयर्स किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज चूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रिंसिपल है। पहला है मिनिमैक्स प्रिंसिपल, दूसरा है मैक्सिमिन प्रिंसिपल, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसे मिनिमाइज करना। और मैक्सिमम प्रिंसिपल, इसका मीनिंग होता है कि जो मिनिमम गेन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है उसे मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ पर ये जो प्लेयर विनर है वो कौन से स्ट्रेटजी यूज करेगा, कौन सा प्रिंसिपल यूज करेगा, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल यूज करेगा, ताकि वो अपने प्रॉफिट को, जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। और दूसरा प्लेयर जो कि लूजर है वो मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज करेगा ताकि वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। समझ आया इतना? वापस से बता रहा हूं कि जो प्लेयर विनर है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल का यूज करेगा, यानी कि वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा, और जो प्लेयर लूजर है वो मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज करेगा, यानी कि वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा, ठीक है।
इससे दोनों प्लेयर के लिए क्या बेनिफिट होगा, तो उन्हें बेस्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन मिलेगा। ठीक है, अभी गेम्स थियरी में कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो देख लेते हैं। तो यहां पर जो प्लेयर्स और स्ट्रेटजीज होगी उनकी, वो फाइनाइट नंबर में होगी। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड स्ट्रेटजीज। इसके अलावा भी बहुत सारे एजम्पशन हैं। फिर जो कुछ वर्ड्स है जो गेम्स थियरी में यूज होते हैं वो भी हैं। फिर डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि सैडल पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या है, ठीक है, फेयर गेम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसमें मैंने समझाया है। तो डिटेल में अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो ये क्रैश कोर्स जैसा है, इसके लिए जितना काम का है उतना मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल गेम्स थियरी के बेसिक कंसेप्ट में आप इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम विथ सैडल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं 2 पर्सन क्या कहना चाहता है। 2 पर्सन यानी कि यहां पर 2 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, ये जो 2 प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि टेनिस गेम है। ये 2 प्लेयर्स ग्रुप में भी हो सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल। ये 2 प्लेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, जीरो सम गेम, तो जीरो सम गेम का मीनिंग क्या होता है कि एक प्लेयर जितना लॉस करता है दूसरा प्लेयर उतना ही गेन करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक प्लेयर जितना लॉस करता है उतना ही दूसरा प्लेयर गेन करता है। तो ऐसी गेम को हम जीरो सम गेम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस है उसका समेशन हमें यहाँ पर जीरो मिलेगा, इसलिए उसे हम जीरो सम गेम बोलते हैं। और सैडल पॉइंट, ये चीज़ क्या होती है तो वो हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि सैडल पॉइंट यानी होता है वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, सो अभी ये जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो फॉर द गिवन गेम फाइंड आउट द सैडल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर गेम में हमें 2 प्लेयर्स दिए हैं, प्लेयर X और प्लेयर Y। प्लेयर X की 2 स्ट्रेटेजीज है, X1 और X2। प्लेयर Y की 3 स्ट्रेटेजीज है, Y1, Y2, Y3। और ये पे ऑफ मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ऐसा बोला है कि सैडल पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसे हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं पहला स्टेप क्या होता है। मैं शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं। पहला स्टेप होता है विनर के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये पूरे चैप्टर में मैट्रिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेयर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लेयर X है, उसे हम विनर मानेंगे। ठीक है, और ये जो विनर होता है वो कौन से प्रिंसिपल का यूज करता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, यानी कि वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करता है। तो अभी देखिए यहाँ पर प्लेयर X की स्ट्रेटेजीज क्या है, X1 और X2, और वो रो वाइज जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक रो में जो मिनिमम वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए पहली जो रो है, पहली स्ट्रेटजी, उसमें वैल्यूज है 2, -1 और 3। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हुई -1। दूसरी रो जो है उसमें 3 वैल्यूज है 4, 5 और 6, जिसमें से मिनिमम वैल्यू है 4। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर ली। अभी हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करेंगे यानी कि इन दोनों में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए -1 और 4, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4, यानी कि इस गेम के लिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप 2, तो स्टेप 2 लूज़र के लिए है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लूज़र है वो मिनीमैक्स प्रिंसिपल का यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी ऑफ मैट्रिक्स में ऊपर जो प्लेयर दिया होगा उसे हम लूज़र मानेंगे। सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, पूरे चैप्टर में कोई भी एग्जाम्पल दिया हो उसमें ये जो ऊपर वाला प्लेयर है उसे हम लूज़र मानेंगे। ठीक है, वो मिनीमैक्स प्रिंसिपल का यूज़ करता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। तो देखिए यहाँ पर प्लेयर y के लिए 3 स्ट्रेटजीज है, y1, y2, y3, और वो कॉलम वाइज जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम वाइज जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो लिखेंगे। तो पहले कॉलम में देखिए 2 और 4, उसमें बड़ी वैल्यू है 4। दूसरे कॉलम में देखिए -1 एंड 5, उसमें बड़ी वैल्यू है 5। तीसरे कॉलम में देखिए 3 और 6, उसमें बड़ी वैल्यू है 6। ठीक है, अभी हमें लॉस को मिनिमाइज करना है, तो इन तीनों में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो वो यहाँ पर है 4। सो यहाँ पर मिनिमैक्स वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 3, हमें फाइंड करना है सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट फाइंड करना है। तो समझिए कि सैडल पॉइंट कैसे मिलेगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल आ रही है तो उस गेम में सैडल पॉइंट पॉसिबल होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू अलग अलग आ रही है तो उस गेम में सैडल पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इस गेम में तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू वो दोनों क्या हो रही है, 4। सो सैडल पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। नाउ स्टेप 4, तो फोर्थ स्टेप हमें क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी विल बी द बेस्ट फॉर बोथ द प्लेयर्स, यानी कि दोनों प्लेयर्स के लिए यहाँ पर हमने जो स्ट्रेटजी चूज की है वो बेस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 पर्सन जीरो सम गेम विथ सैडल पॉइंट के कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं 2 से 3 मिनट तक का टाइम आपको दे रहा हूं। मैं आपको एक बार ये रिपीट करवा देता हूं कि हमने मैक्सिमम वैल्यू कैसे ली और मिनिमैक्स वैल्यू कैसे ली। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, रो वाइज जाएंगे। रो वाइज जाएंगे तो हम जो मिनिमम वैल्यू है उसे लेंगे। तो फर्स्ट रो में देखिए 2, -1 और 3, उसमें मिनिमम वैल्यू है -1, और दूसरी रो में 4, 5, 6, उसमें मिनिमम वैल्यू है 4। अभी देखिए -1 और 4, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो -1 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4, तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मिनिमैक्स वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हम कॉलम वाइज जाएंगे। कॉलम वाइज जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसे लिखेंगे। सो 2 और 4 में 4 बड़ा है, -1 और 5 में 5 बड़ा है, और 3 और 6 में 6 बड़ा है। तो उन तीनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अभी हमें मिनिमैक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4, 5 और 6 में जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो यहाँ पर 4 है। इस तरीके से हमने मिनिमैक्स वैल्यू लिख दी। ठीक है, सो अभी भी कुछ डाउट हो तो बताइए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डोमिनेंस रूल।
तो सबसे पहले तो समझते हैं कि डोमिनेंस रूल की ज़रूरत कब पड़ेगी। तो जब किसी गेम में हमें सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है और फिर भी हमें वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डोमिनेंस रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस गेम के लिए आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर भी इसकी वैल्यू ऑफ द गेम हमें फाइंड करनी है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? डोमिनेंस रूल की मदद से। ठीक है, तो ये डोमिनेंस रूल काम क्या करता है वो समझते हैं। तो समझिए, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पे ऑफ मैट्रिक्स, वो 4x4 का है। डोमिनेंस रूल की मदद से हम इस मैट्रिक्स को 2x2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर एल्जेब्रिक मेथड या फिर एरिथमेटिक मेथड, उसकी मदद से हम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करना है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि डोमिनेंस रूल का काम ये है कि वो पे ऑफ मैट्रिक्स को 2x2 फॉर्म में रिड्यूस कर दे। ठीक है, फिर कोई भी मेथड यूज करो, एल्जेब्रिक या एरिथमेटिक, आंसर तो सेम ही आएगा, जिसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो अभी ये जो रूल्स है वो समझ लेते हैं। तो टोटल 4 डोमिनेंस रूल है। ठीक है, पहला और चौथा डोमिनेंस रूल जो है वो रो के लिए है और दूसरा और तीसरा डोमिनेंस रूल है वो कॉलम के लिए। ठीक है, डोमिनेंस रूल समझने के लिए वापस से हम वो कंसेप्ट याद कर लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड पर प्लेयर है उसे हम हमेशा विनर मानते हैं और वो मैक्सिमिन प्रिंसिपल का यूज करता है। और राइट साइड पर, सॉरी राइट साइड नहीं, ऊपर की साइड जो प्लेयर है उसे हम हमेशा लूजर मानते हैं और वो मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज करता है। ठीक है, अभी एक चीज समझिए कि ये जो चैप्टर है गेम्स थियरी, वो पूरा लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, तो आपको ठीक तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में एक बार फिट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रट्टा मार लिया फिर वहाँ पर एग्जाम में जाकर कुछ भी लिख दिया, तो उस तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत कम है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो विनर मैक्सिमम प्रिंसिपल का यूज कर रहा है, लूजर मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज कर रहा है। दूसरी चीज, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जो विनर होता है उसकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो रो वाइज होती है और जो लूजर होता है उसकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो कॉलम वाइज होती है। ठीक है, यानी कि डोमिनेंस रूल 1 और 4 किसके लिए है? विनर के लिए। और डोमिनेंस रूल 2 और 3 किसके लिए है? लूजर के लिए है। ठीक है, तो अभी समझते हैं डोमिनेंस रूल 1। ठीक है, और हाँ, एक चीज आपको दूसरी मैं ये भी बता दूं कि डोमिनेंस रूल भी किस तरीके से हमें अप्लाई करने होते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए कि पहला रूल एप्लीकेबल है कि नहीं। जब तक पहला रूल एप्लीकेबल है उसका यूज करना है, जब वो एप्लीकेबल ना हो तब हम दूसरे रूल पर आएंगे, वो भी एप्लीकेबल ना हो तो हम तीसरे रूल पर आएंगे, वो भी एप्लीकेबल ना हो तभी हम चौथे रूल पर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई कर दें। ठीक है, ओके, तो पहला रूल समझने के लिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं। यहाँ पर 2 प्लेयर्स है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो प्लेयर ए की 4 स्ट्रेटजीज है और प्लेयर ए विनर है। प्लेयर बी, उसकी भी 4 स्ट्रेटजी है और प्लेयर बी जो है वो लूजर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था पहला रूल जो है वो विनर के लिए है, तो हम सिर्फ प्लेयर ए की स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे। मान लेते हैं कि उसकी जो पहली स्ट्रेटजी है उसे हमने RX नाम दिया, दूसरी स्ट्रेटजी है उसे हमने RY नाम दिया। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या RX के सारे एलिमेंट की वैल्यू RY के सारे एलिमेंट की वैल्यू से कम या इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो RY रो है वो RX रो को डोमिनेट करेगी, यानी कि मैट्रिक्स में से एलिमिनेट कर देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विनर जो होता है
वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करता है। इसलिए जिसकी वैल्यूज कम होती है उसे हम पहले एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि ये जो रूल है वो पहली दो रो के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, यानी कि हमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू नहीं मिल रही है। कहीं कहीं पर कोई वैल्यू लेस देन है और कोई वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ऐसे केस में हम उसे स्किप कर देंगे, यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम चेक करेंगे रो 1 और रो 3 के लिए, अगर वहाँ पर कुछ एलिमिनेट होता है तो ठीक है, वरना हम चेक करेंगे रो 1 और रो 4 के लिए। ठीक है, वहाँ पर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो वापस से हम क्या करेंगे रो 2 और रो 3 उसके लिए चेक करेंगे, वहाँ पर कुछ होता है तो ठीक है, वरना हम रो 2 और रो 4 के लिए चेक करेंगे, वहाँ पर भी कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आखिर में हम चेक करेंगे रो 3 और रो 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं देखना है कि 3 वैल्यू लेस देन है और एक ग्रेटर देन है तो उस तरीके से हम डोमिनेट कर दे या एलिमिनेट कर दे। आपको ये चीज़ क्लियर ध्यान में रखनी है कि सारे एलिमेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए। ठीक है, एक भी ग्रेटर देन का साइन दिखाई दे और उसके साथ एक भी लेस देन का साइन दिखाई दे तो लेस देन और ग्रेटर देन वाला कुछ भी हो तो वहां पर कुछ मत करिएगा, वहां पर कुछ डोमिनेट नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज तो सब में रहेगी, रो का रूल हो या कॉलम का रूल हो। ठीक है, सो ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या कहता है, Cx लेस देन और इक्वल्स टू Cy। मान लेते हैं ये दूसरा रूल लूजर के लिए है, यानी कि प्लेयर बी के लिए। मान लेते हैं पहला कॉलम है Cx और दूसरा कॉलम है Cy। तो अगर Cx के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू Cy के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू से छोटी या उससे इक्वल आ रही है तो ऐसे केस में कॉलम Cx कॉलम Cy को डोमिनेट करेगा। ठीक है, यानी कि उसे मैट्रिक्स में से एलिमिनेट कर देगा। ऐसा क्यों, तो समझिए कि ये लूजर के लिए है और लूजर हमेशा अपना मैक्सिमम लॉस मिनिमाइज करने का ट्राई करता है, इसलिए जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होगी उसे हम डोमिनेट करेंगे यानी कि एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड रूल, तो ये एवरेज का रूल है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है Cx, Cy और Cz। तो किस तरीके से हमें देखना है, मान लेते हैं कि ये पहला कॉलम है Cx, दूसरा कॉलम Cy है और तीसरा कॉलम Cz है। ठीक है, और पहले दो रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तभी हम इस पर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम की एवरेज लेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि 5 और 4 है तो 5 + 4 9/2 यानी 4.5 हुआ। ठीक है, उस तरीके से एवरेज लेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। तो अगर Cx की वैल्यू एवरेज ऑफ Cy एंड Cz उससे कम आ रही है तो ऐसे केस में हम Cy और Cz को एलिमिनेट करेंगे, मीन्स डोमिनेट होगा एनी वन ऑफ देम। ठीक है, यानी कि कॉलम Cx, Cy और Cz उन दोनों में से किसी भी एक कॉलम को जो हम चाहे उसे डोमिनेट करके मैट्रिक्स से एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अगर Cx की वैल्यू एवरेज ऑफ Cy एंड Cz के इक्वल आ रही है तो एवरेज ऑफ Cy एंड Cz, इसके लिए कॉलम से Cy और Cz वो कॉलम Cx को मैट्रिक्स से डोमिनेट करेगा यानी कि एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अगर Cx की वैल्यू एवरेज ऑफ Cy एंड Cz से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ Cx की वैल्यू, Cy की वैल्यू, Cz की वैल्यू, ठीक है, उसका मीनिंग तो एक ही है कि Cx के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू। ठीक है, सो अगर ऐसा हो रहा है तो कॉलम Cy और कॉलम Cz कॉलम Cx को डोमिनेट करेंगे यानी कि मैट्रिक्स से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है रूल 4, वो विनर के लिए है। वापस से हम रो पर चले जाएंगे। मान लेते हैं कि ये पहली रो Rx है, दूसरी है Ry और तीसरी है Rz। ठीक है, तो अगर Ry और Rz
के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू का जो एवरेज है वो Rx से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में कौन सा एलिमिनेट होगा बताइए मुझे, विनर के लिए है, तो यहां पर एलिमिनेट होगा Rx। ओके, नाउ अगर Rx के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू Ry और Rz के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू के एवरेज के इक्वल है, तो रो Ry और रो Rz मिलकर रो Rx को डोमिनेट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। तीसरा, अगर रो Ry और Rz के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू और रो Rx के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि Rx इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ Ry एंड Rz, तो ऐसे केस में जो रो Rx है वो Ry या Rz उन दोनों में से किसी एक रो को डोमिनेट करके एलिमिनेट करेगा। वो किस पर जाता है, हम पर, कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये 4 डोमिनेंस रूल्स थे। जब तक मैट्रिक्स 2x2 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इन रूल्स का यूज करना है। ठीक है, सो अभी देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 2 प्लेयर्स है, प्लेयर ए प्लेयर बी, दोनों की चर्चा स्ट्रेटजी है, और प्लेयर ए यहाँ पर विनर है और प्लेयर बी लूजर है, और पे ऑफ मैट्रिक्स उसके लिए दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, डोमिनेंस रूल का यूज करते हुए इस 4x4 मैट्रिक्स को 2x2 फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए 2 डोमिनेंस रूल है, पहला और चौथा। सबसे पहले देखेंगे पहला डोमिनेंस रूल। ठीक है, तो रो 1 और रो 2 चेक करते हैं। 3 जो है 5 से छोटा है, यानी कि 3 लेस देन 5। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको ज़्यादा समझ आए। 3 लेस देन 5, फिर 5 लेस देन 6, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 1 और 2 की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि रो 1 और 3 के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर क्या है 5 इज ग्रेटर देन 1, देन 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ पर देखिए ग्रेटर और इक्वल्स टू वही सिंबल है, ग्रेटर देन है लेकिन साथ में लेस देन नहीं है, तो यहाँ पर हम डोमिनेंस रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विनर के लिए है, यानी कि लिस्ट वैल्यू वाली रो जो है वो एलिमिनेट होगी, यानी कि यहाँ पर रो 1 जो है वो रो 3 को एलिमिनेट करेगी, यानी मैट्रिक्स से बाहर करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा रो 1, रो 2 एंड देन डायरेक्टली आएगा रो 4। कॉलम एज इट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं 3 5 4 2, देन 5 6 2 4, देन थर्ड रो एलिमिनेट हो चुकी है, तो फोर्थ रो की वैल्यूज लिखेंगे 3 3 5 2। ओके, ना अभी हम क्या करेंगे, प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्लेयर बी क्या है, लूजर है, यानी कि हम कॉलम वाइज जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कॉलम वाइज जाएंगे तो देखते हैं कौन सा कॉलम एलिमिनेट होगा। तो यहां पर पहले 2 कॉलम हम देखें तो यहाँ पर वैल्यूज मिल रही है 3 विच इज लेस देन 5, फिर 5 इज ग्रेटर देन 6,
तो यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन दोनों है, तो इसका कंपैरिजन करना बेकार है। अभी हम फर्स्ट और थर्ड उसकी कंपैरिजन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हो रहा है 3 लेस देन 4, फिर 5 इज लेस देन 2, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आ रहा है, तो इसकी कंपैरिजन करना बेकार है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम के बारे में देखते हैं। सो देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी यहाँ पर सारे ग्रेटर देन वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ डोमिनेट होगा। क्या डोमिनेट होगा? तो ये लूजर के लिए है, तो जिस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसे हम निकाल देंगे, यानी कि कॉलम 1 जो है वो डोमिनेट होगा। कौन डोमिनेट करेगा? तो कॉलम 4। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉलम 4 कॉलम 1 को डोमिनेट कर रहा है, यानी कि मैट्रिक्स से बाहर कर रहा है। सो रोज तो कौन कौन सी थी? 1, 2 एंड 4, और कॉलम कौन कौन से बचे? 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो वैल्यूज लिख लेंगे, तो वो आएगा 5, 4, 2, 5, 4, 2, then 6, 2, 4, 3, 5, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 2। ठीक है, अभी अगेन हम प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या कोई कॉलम एलिमिनेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं सेकंड और थर्ड कॉलम को। तो सेकंड और थर्ड कॉलम को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? 5 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज लेस देन 5। तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ रहा है, तो ये करना बेकार है। अभी कॉलम 2 और कॉलम 4 उसको चेक करते हैं। सो 5 इज ग्रेटर देन 2, 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, तो सारे ग्रेटर देन वाले हैं, यानी यहाँ पर कुछ डोमिनेट होगा। क्या होगा? तो कॉलम 4 जो है वो कॉलम 2 को डोमिनेट करेगा, यानी कि मैट्रिक्स से एलिमिनेट करेगा, क्योंकि लूजर के लिए हम देख रहे हैं तो वो मैक्सिमम लॉस को जाने देगा। ठीक है, सो यहाँ पर रोज तो वही बचेगी 1, 2 एंड 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कॉलम चला गया, यानी 2 ही कॉलम बचे, और वैल्यूज कौन कौन सी बची? 4, 2, 2, 4, 5, 2। ठीक है, तो देखिए हमें 2x2 मैट्रिक्स लाना है, तो 2 कॉलम तो आ गए, तो वापस से अभी हमें रो वाइज जाना है, यानी कि हमें कैसे करना पड़ेगा? प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस से देखना होगा। ठीक है, प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस से देखते हैं, तो उसके लिए 2 रूल्स हैं, पहला और चौथा। ठीक है, तो पहले तो हम पहला रूल ही चेक करेंगे। ठीक है, उससे हो जाता है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम रो 1 और रो 2 उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो 4 इज ग्रेटर देन 2 बट 2 इज लेस देन 4, तो ये कंपैरिजन बेकार है। देन फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे, सो 4 इज लेस देन 5 एंड 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी यहाँ पर कुछ एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होता है? रो वाइज है, प्लेयर है, विनर है, यानी कि लिस्ट वैल्यू एलिमिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रो 4 रो 1 को एलिमिनेट करेगा। सो यहाँ पर रो 4 रो 1 को एलिमिनेट कर रही है, यानी यहाँ पर 2 ही रोज बची, सेकेंड एंड फोर्थ, और कॉलम 2 बचे थे, थर्ड एंड फोर्थ, और उसकी वैल्यूज क्या क्या होगी? तो देखिए 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 2। तो अभी देखिए ये जो है वो 2x2 फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम एरिथमेटिक मेथड या फिर एल्जेब्रिक मेथड की मदद से वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिथमेटिक मेथड का यूज़ करता हूँ।
ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें रो डिफरेंस और उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी होगी और यहाँ पर लेना होगा कॉलम डिफरेंस और उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दो एलिमेंट्स है पर्टिकुलर रो में उसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसे हमें क्रॉस में लिखना है। 2 और 4 का डिफरेंस 2 होगा जिसे हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा उसे यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है। सेम कॉलम डिफरेंस में भी हम क्रॉस में लिखेंगे, तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 यहाँ पर लिखा, 4 और 2 का डिफरेंस 2 यहाँ पर लिखा, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर रो डिफरेंस है उसे यहाँ पर लिखिए डिवाइडेड बाय दोनों रो डिफरेंस का समेशन, सो 3 + 2 यानी 5, तो ये हो जाएगा 3/5। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2/5। कॉलम डिफरेंस में भी हम ये करेंगे कि ये जो है उसे ऊपर लिखिए, नीचे इन दोनों का समेशन कॉलम डिफरेंस का, सो 2 + 3 5। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा 3/5, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 4 तरीके से मिल सकती है, ठीक है। कैसे मिल सकती है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं सपोज ये कॉलम ले रहा हूँ 2 और 5 वाला, तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो उसे लिखिए, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, सो 2 3 = 6/5 प्लस 5 2 = 10/5, तो ये हो जाएगा 16/5, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगी 16/5। तो ये तो पहली मेथड थी। दूसरी मेथड क्या हो सकती है, इस कॉलम को ले लीजिए, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5, आंसर यही का यही आएगा, ठीक है। सपोज रो वाइज जाकर फाइंड करना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3/5, आंसर यही मिलेगा। या फिर ये ले लीजिए कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो उसमें भी आंसर आपको यही मिलेगा। तो आप चारों में से किसी का भी यूज करते हुए वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी एरिथमेटिक मेथड, ठीक है। अभी हम समझते हैं एल्जेब्रिक मेथड। वेट अ मिनट, एल्जेब्रिक मेथड। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम, उसका फॉर्मूला है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, ठीक है। सो ये देख लेते हैं क्या होता है। समझिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, A11, ये होगा A12, ये होगा A21 और ये होगा A22। सो A11 इंटू A22 यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस A12 इंटू A21 यानी 4 5 ज़ा 20। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 9 माइनस 20 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 यानी 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस A12 प्लस A21, सो 4 प्लस 5 9, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 9, सो 9 माइनस 20, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, हाँ 2 2 ज़ा 4 होता है यहाँ पर, 4 माइनस 20 ये क्या होगा -16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा 16/5। तो देखिए एल्जेब्रिक मेथड से आंसर मिला 16/5 और अरिथमेटिक मेथड से भी क्या आंसर मिला 16/5। तो किसी भी मेथड का यूज करते हुए हम वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलेगा सेम, ठीक है। तो ये मैंने डोमिनेंस रूल का यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने पहले 2 रूल्स का यूज किया हुआ है। अगर आपको ये जानना है कि रूल 3 और रूल 4 किस तरीके से एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए मैंने एक अलग से एग्जाम्पल किया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि रूल 3 और रूल 4 को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखते हैं ग्राफिकल मेथड, ओके।
So solve the following payoff matrix for player A. Also find the out the optimal strategies and value of the game using arithmetic method. यानी कि हमें ये पे ऑफ मैट्रिक्स को प्लेयर ए के लिए सॉल्व करना है, फिर ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों के लिए फाइंड करनी है, और वैल्यू ऑफ द गेम एरिथमेटिक मेथड की मदद से फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम ये चीज ग्राफिकल मेथड से करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर दो प्लेयर्स है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, जिसमें हम प्लेयर ए को विनर मानेंगे और प्लेयर बी को लूजर मानेंगे। ठीक है, प्लेयर ए के लिए दो स्ट्रेटजीज है, A1 एंड A2। प्लेयर बी के लिए 5 स्ट्रेटजीज है, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेयर बी की प्योर स्ट्रेटजीज लिख लेते हैं। ठीक है, सो प्लेयर बी की प्योर स्ट्रेटजीज वो हो जाएगी B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, उसके लिए एक चीज समझते हैं कि प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी चूज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज P है, तो वो A2 स्ट्रेटजी चूज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस P। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी का समेशन तो 1 ही होता है, इसलिए अगर ये एक P है तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस P। ठीक है, तो अभी देखिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो समझिए 4 मल्टीप्लाई बाई P करेंगे यहाँ पर B1 के लिए, सो 4P प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस P करेंगे। सो देखिए ये क्या हुआ 4P प्लस 2 माइनस 2P, यानी ये हो जाएगा 2P प्लस 2। इस तरीके से पे ऑफ फाइंड करना है। अब बाकी के पे ऑफ फाइंड कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, टाइम ना पकड़े इसलिए। ठीक है, अगर मेरी कहीं पर गलती हो तो मुझे आप बताइएगा। सो ये आपको मिलेगा 2P प्लस 2, फिर इसका मिलेगा माइनस 5P प्लस 7, इसका होगा माइनस 7P प्लस 8, इसका होगा 6P प्लस 1, इसका होगा माइनस 2P प्लस 5। अभी हमें क्या करना है, P इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी पे ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो सबके फर्स्ट टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये मिलेगा 2, 7, 8, 1 एंड 5। ठीक है, अभी P इज इक्वल्स टू 1 के लिए पे ऑफ क्या हो रहा है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हर एक जगह पर हमें P की जगह 1 लिखना है, तो ऐसा करने से हमें आंसर मिलेगा 4, 2, 1, 7 और 3। ठीक है, आप एक बार चेक कीजिएगा। ओके, ये टेबल बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। ग्राफिकल मेथड से हमें करना है ना इसे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ओके, मान लेते हैं ये है A1, ये है A2। मैं यहाँ पर पॉइंट्स ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए उतने मैं यहाँ पर भी लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हाँ, ये पॉइंट्स भी कैसे लेने होते हैं, तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर P इज इक्वल्स टू 0 और P इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यूज क्या मिल रही है ना, उसके हिसाब से लेना है। तो देखिए लिस्ट वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 8 है, इसलिए मैंने 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो A1 है वहाँ पर P इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू ध्यान में लेनी है और A2 पर P इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू ध्यान में लेनी है। ठीक है, तो देखिए B1 उसकी P इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 2 और P इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 4। सो ये हो जाएगा 2 और 4। तो यहाँ पर ये जो 2 है उस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे नाम दे देंगे B1। ठीक है, और सामने P इज इक्वल्स टू 1 पर उसकी वैल्यू 4 है, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सो 2, 4।
ठीक है। सेम उसी तरीके से B2 की वैल्यू हो रही है 7 2, ठीक है। सो 7 पर हम एक पॉइंट करेंगे, उसे नाम दे देंगे B2, और ये 7 और 2 को स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद B3 के लिए वैल्यूज है 8 और 1, तो ये जो 8 है यहाँ पर हम क्या ले लेंगे B3, और 8 और 1 उसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है B4, उसके लिए वैल्यू है 1 7, सो इसे हम ले लेंगे B4 और 1 और 7 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है B5, उसके लिए वैल्यूज है 5 3, तो यहाँ पर जो 5 है उसे हम B5 नाम दे देंगे और 5 और 3 को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राफिकल मेथड तो है, लेकिन यहाँ पर हमें किसके लिए सॉल्व करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर प्लेयर ए के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। प्लेयर ए के लिए सॉल्व करना है, यानी कि विनर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसे हम मैक्सिमिन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लेयर बी के लिए सॉल्व करना होता, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं करवाने वाला हूँ, तो उस वक्त हमें मिनीमैक्स पॉइंट मिलता, ठीक है। तो मैक्सिमिन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन का, जैसे कि ये पॉइंट है, तो उसे हम मान लेंगे मैक्सिमिन पॉइंट, ठीक है। ये रहा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमिन पॉइंट। तो अभी देखते हैं कि किसके इंटरसेक्शन से हमें ये पॉइंट मिला। तो देखिए, तो B1 और B3 ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमें ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। सो यहां पर हम प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी लेंगे, B1 एंड B3, ठीक है। और प्लेयर ए की दो ही स्ट्रेटजी थी, A1 A2, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज क्या हो रही है, तो 4 1 एंड 2 8, ठीक है। ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से B1 में A1 A2 हो रहा है 4 2 और B3 में हो रहा है 1 8, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ग्राफ है मैंने रैंडमली बनाया हुआ है, और मैंने ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ली हुई है ना B1 और B3, वो सही आंसर है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जब आप प्रॉपरली अच्छे से यहाँ पर ऐसे 9 तक कट्स लेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे, तो आपको B1 और B3 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही ये मैक्सिमिन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम एरिथमेटिक मेथड का यूज यहाँ पर करेंगे। एरिथमेटिक मेथड में हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है क्रॉस में। तो 4 1 उसका डिफरेंस होता है 3, 2 8 का डिफरेंस होता है 6, तो ये हो गया रो डिफरेंस। यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 6/6 + 3 9, सो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर 3/9 यानी ये हो जाएगा 1/3। सेम उसी तरीके से कॉलम डिफरेंस और उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 यहाँ पर लिखा, 8 और 1 का डिफरेंस 7 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 7/9 आएगा, यहाँ पर 2/9 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। अभी हम वैल्यू ऑफ द गेम वो फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 2/3 यानी कि 8/3 प्लस 2 × 1/3 यानी कि 2/3, सो 8/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 10/3। सो वैल्यू ऑफ द गेम वो हमें यहाँ पर मिलेगी 10/3, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल मेथड में भी हमें करना क्या है, ग्राफ बनाकर इस तरीके से हम मैट्रिक्स को, पे ऑफ मैट्रिक्स को 2/2 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अरिथमेटिक मेथड से वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करना था, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप आंसर के साथ लिखिएगा ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले लिखते हैं ए के लिए, तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी आई होती है ना,
वो उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होती है। सो 2/3 1/3, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 1/3। सेम फॉर बी। तो बी के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है, B1 और B3, जिसके लिए 7/9 और 2/9 मिल रहा है। तो B2 B4 और B5 के लिए हम लेंगे 0, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। सो ये आएगा 7/9 0 2/9 0 एंड 0, ठीक है। तो अभी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड लूजर यानी कि प्लेयर बी के लिए देखेंगे, जिसमें हमें मिनिमैक्स पॉइंट मिलेगा। तो सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए ये हमें पे ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ऑल्सो फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम। सॉरी, मैंने यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द गेम यूजिंग एरिथमेटिक मेथड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर प्लेयर ए की 5 स्ट्रेटजी दी हुई है, A1 A2 A3 A4 A5, और प्लेयर बी की 2 स्ट्रेटजीज है, B1 और B2, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया उसी तरीके से यहाँ पर हम ये टेबल लिख लेते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने प्लेयर ए के लिए वो जो प्रोबेबिलिटी ली थी P और 1 - P, उस तरीके से यहाँ पर प्लेयर बी के लिए हम मान लेते हैं कि वो B1 स्ट्रेटजी यूज़ करे, उसकी प्रोबेबिलिटी Q है, तो B2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - Q। तो हमें यहाँ पर Q लेना है, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, जिस तरीके से हम कर रहे थे उसी तरीके से करना है। सो यहाँ पर प्लेयर ए की 5 स्ट्रेटजीज थी, A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल में फाइंड किया था उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है वो हमें मिल जाएगा -3Q -13Q +7, then 9Q -5, then Q -2, then -4Q +2, then 13Q -6, ठीक है। अभी Q इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 7 -5 -2 2 एंड 6, ठीक है, -6। देन Q इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये जो पे ऑफ है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी -6 4 -1 -2 एंड 7, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ जो बनाएंगे उसमें हमें पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक के लेने होंगे। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर -6 लोएस्ट है और हाईएस्ट है 7, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ले लेंगे। मान लेते हैं कि ये जो है वो है B1 के लिए, ये है B2 के लिए। यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यूज़ लेनी है, यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू 1 की। -6 से स्टार्ट करना है, सो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 7 6
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में ग्राफ बनाया था, ये वैल्यूज़ लेकर उस तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, A1 जो है वो क्या है 7 - 6। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 7 है उसको नाम दे देंगे A1 और 7 और -6 को ज्वाइन करना है तो उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो 7 - 6 सेम उसी तरीके से A2 के लिए देखें तो उसके लिए वैल्यूज़ है -5 एंड 4। ठीक है, सो -5 एंड 4 है तो यहाँ पर हम -5 पर A2 ले लेंगे और यहाँ पर लिखे ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे -5 एंड 4। उसके बाद A3 के लिए देखें तो वो वैल्यूज़ है -2 एंड -1। तो यहाँ पर ये जो -2 है वहाँ पर हम A3 ले लेते हैं और -2 और -1 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से A4 के लिए देखें तो उसके लिए वैल्यूज़ मिल रही है 2 एंड -2। सो यहाँ पर A4 जो है वो 2 पर लेंगे और 2 और -2 को ज्वाइन करना है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद A5 के लिए देखें तो -6 और 7। ठीक है, तो -6 पर A5 ले लेंगे और -6 और 7 को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें ये जो पॉइंट फाइंड करना है वो मिनिमैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये लूज़र प्लेयर बी के लिए है तो वो हमें ऊपर मिलेगा, ये रहा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मिनिमैक्स पॉइंट। आप चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद हमें ये मिनिमैक्स पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसा हमें कब मिलेगा, जब A1 और A5 इंटरसेक्ट होंगे, यानी कि हम यहाँ पर A1 और A5 लेंगे, यहाँ पर तो B1 और B2 ही है। ठीक है, सो A1 और A5 के लिए B1 B2 की वैल्यू A1 के लिए देखें तो -6 7 और A5 के लिए है 7 - 6, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सो ये आएगा -6 7 और ये आएगा 7 - 6। अभी एरिथमेटिक मेथड से इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, सो -6 और 7 उसका डिफरेंस होगा 1, नीचे लिखा। यहाँ पर 7 - 6 डिफरेंस होगा 1, ऊपर लिखा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/1 + 1 1/2, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 1/2। फिर हम कॉलम डिफरेंस और उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं तो -6 और 7 उसका डिफरेंस 1 यहाँ पर लिखा, 7 - 6 का डिफरेंस 1 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2, यहाँ पर भी मिलेगा 1/2। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो देखिए -6 × 1/2 यानी -3 प्लस 7 × 1/2 यानी 7/2। सो एलसीएम लेंगे तो 7 - 6 1, सो 1/2, तो आंसर हमें मिलेगा 1/2। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ आंसर मिलेगा 1/2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज लिखनी है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ऑफ ए। ठीक है, तो ए के लिए देखें तो यहाँ पर A1 और A5 है और वो है 1/2 1/2। सेम B1 B2 के लिए भी 1/2 1/2 है, ये याद रखिएगा। सो A2 A3 A4 वो लेंगे हम 0 और A1 और A5 लेंगे 1/2। सो 1/2 0 0 0 एंड 1/2। सेम फॉर B, तो वो मैंने याद रखने के लिए बोला था, क्या हो रहा था 1/2 एंड 1/2। तो इस तरीके से हम मिनिमैक्स पॉइंट फाइंड करने के बाद भी वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली क्या ध्यान में रखना है कि ग्राफिकल मेथड यूज करते वक्त कि पे ऑफ मैट्रिक्स विनर के लिए दिया है कि लूजर के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से मैक्सिमिन या मिनिमैक्स पॉइंट फाइंड कीजिए,
वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कीजिए और ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज लिखिए, तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। ऊपर जैसे एग्जाम्पल किया था वैसा ही ये मैंने किया है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। तो अभी हम देखेंगे लिनियर प्रोग्रामिंग। अभी देखिए, लिनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बच्चे उससे डरते भी हैं कि चैप्टर हार्ड है, स्किप भी कर देते हैं, खास करके सिंप्लेक्स मेथड है, बिगम मेथड है, टू फेज मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। फिर फॉर्मुलेशन में वो समझ नहीं आता कि भाई किस तरीके से हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। तो सारी चीज़ें इजी है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से वो करवा दूंगा और सब कुछ इजी ही है, तो वो दिमाग में फिट कर लीजिए, तो आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लिनियर प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ देखेंगे। एक तो लिनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, दूसरा देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और तीसरा देखेंगे ग्राफिकल मेथड, दोनों केस के लिए, मैक्सिमाइज के लिए और मिनिमाइज के लिए। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बिगम मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज मेथड एंड ड्युअलिटी ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और हाँ, ये डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, 26 जनवरी आ रही है, सो उसकी तैयारी चल रही है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिनियर प्रोग्रामिंग। तो इट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्टेड सोर्सेस ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसमें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें कंस्ट्रेंट्स पता चलते हैं, बाउंड्रीज पता चलती है कि हमें कितने दायरे में रहकर काम करना है। ठीक है, और फिर उस दायरे में रहकर हमें जो कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, इतना हमें लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में करना है। ठीक है, ये तो मैंने टेक्निकल लैंग्वेज में बात की, अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करिए, जिससे आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी देखिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो ये या तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऐसा बोला होगा या फिर मिनिमाइज कॉस्ट ऐसा बोला होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दूसरा कुछ नहीं होता, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना होता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर ये कंस्ट्रेंट्स है, वो क्या होगा, तो बाउंड्रीज होगी कि इस दायरे में रहकर आप काम कीजिए और उसमें ही आप इसे ऑप्टिमाइज कीजिए, तो वो होंगे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अगर डिटेल में मैं आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉर्मुलेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, सो फॉर्मुलेशन करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, उन स्टेप्स को समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो कैसा भी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसे फॉर्मुलेट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिसीजन वेरिएबल्स को। ठीक है, ये क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल जैसे स्टार्ट होता है आपको समझाऊंगा। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है,
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे करना होगा वो भी एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, ऑल द कंस्ट्रेंट्स, यानी जितने भी बाउंड्रीज होगी उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप, एक्सप्रेस डिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल्स, ठीक है। ये बहुत इजी स्टेप है, कुछ नहीं है इसमें, एग्जाम्पल जब खत्म होगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतनी चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको इन 4 स्टेप में किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होगा, ओके। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं और फिर इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 2 प्रोडक्ट्स A एंड B आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। Single unit of A requires 2.4 minutes of punch press time and 5 minutes of assembly time, while single unit of B requires 3 minutes of punch press time and 2.5 minutes of welding time. The capacity of punch press department, welding department and assembly department is 1200 minutes per week, 600 minutes per week and 800 minutes per week respectively. The profit from product A is rupees 60 and from product B is rupees 70 per unit. Formulate linear programming problem such that profit is maximized. ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम तो क्या करेंगे, ऐसा लंबा प्रॉब्लम देखकर ही वो छोड़ देते हैं कि ये हार्ड होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स कितनी है, तो 2 प्रोडक्ट्स है A और B जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 2 प्रोडक्ट्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है, वेरियस डेटा, जैसे कि हमें कैपेसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर से हम ये डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट है यहाँ पर A एंड B। मान लेते हैं प्रोडक्ट A का डिसीजन वेरिएबल है x1 एंड प्रोडक्ट B का डिसीजन वेरिएबल है x2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। अभी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है, जितना आपको एग्जाम में लिखना होता है वो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लिखना है। ये सारी चीज़ें तो आपको रफ में लिखनी होती है, यहाँ से मैं फॉर्मुलेशन लिख रहा हूँ। मैक्सिमाइज, क्यों मैंने मैक्सिमाइज लिखा, क्योंकि यहाँ पर आखिर में बोला है कि फॉर्मुलेट LPP सच दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा मैक्सिमाइज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम यहाँ पर z लिखेंगे। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए वो देखना है। तो देखिए द प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट A इज रुपीज 60 एंड फ्रॉम प्रोडक्ट B इज रुपीज 70 पर यूनिट। तो देखिए x1 था A का डिसीजन वेरिएबल, x2 था B का डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 60x1 प्लस 70x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, कंस्ट्रेंट फाइंड कीजिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। देखते हैं कितने कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 प्रोडक्ट से A और B। तो मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ उसका डेटा,
तो सिंगल यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 2.4 मिनट्स ऑफ पंच प्रेस टाइम and 5 minutes of assembly time, while single unit of B requires 3 minutes of punch press time and 2.5 minutes of welding time. तो देखिए पंच प्रेस टाइम दोनों में रिक्वायर्ड है। ए में कितना पंच प्रेस टाइम चाहिए 2.4 मिनट और बी में कितना पंच प्रेस टाइम चाहिए 3 मिनट। ठीक है, दूसरा कैपेसिटी कितनी है पंचिंग डिपार्टमेंट की, तो देखिए पंच प्रेस डिपार्टमेंट उसकी कैपेसिटी है 1200 मिनट्स पर वीक। ओके, सो पहला कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2.4 x1 प्लस 3 x2 लेस देन और इक्वल्स टू 1200। क्यों लेस देन और इक्वल्स टू? क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है, उससे कम हो तो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम हो तो भी चलता है, इक्वल हो तो भी चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू लिखा। देन अभी हम दूसरा जो कैपेसिटी दिया हुआ है वो है वेल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो देखिए प्रोडक्ट ए में तो वेल्डिंग नहीं हो रहा है और प्रोडक्ट बी में कितना टाइम लग रहा है 2.5 मिनट्स ऑफ वेल्डिंग टाइम। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हाँ दूसरा कंस्ट्रेंट 2.5 किसके लिए है प्रोडक्ट बी, यानी यहाँ पर आएगा x2 लेस देन और इक्वल्स टू 600, क्योंकि वो वेल्डिंग टाइम की कैपेसिटी है तो उससे कम या इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू। तीसरा अभी क्या बचा, प्रोडक्ट ए में असेंबली टाइम भी है ना 5 मिनट्स ऑफ असेंबली टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट बी में ऐसा कुछ नहीं है। असेंबली डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है 800 मिनट्स पर वीक। सो हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा 5x1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 800, क्योंकि 800 से कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं है तो कंस्ट्रेंट्स खत्म हो गए। अभी देखिए लास्ट स्टेप मैंने बोला था बहुत इजी है, एक्सप्रेस प्रिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल्स। तो देखिए नॉन नेगेटिविटी होती है यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बारे में मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, सो फिजिबल वेरिएबल्स बताने के लिए जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हो ना उसके लिए आखिर में ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर 2 है तो x1 x2 इज ग्रेटर देन 0 वेर x1 x2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 4। सपोज यहाँ पर 3 डिसीजन वेरिएबल होते तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं वेर x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बस, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया। इस तरीके से हम इसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं 2 से 3 मिनट तक का टाइम आपको दे रहा हूँ। दूसरी एक बात कि ग्राफिकल मेथड के एग्जाम्पल जनरली 4 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई बड़ा हो तो 7 मार्क में हो सकता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड के एग्जाम्पल 4 मार्क में पूछे जाते हैं। साथ में अगर फॉर्मुलेशन भी आपको ही करना होगा तो वो एग्जाम्पल 7 मार्क का हो जाएगा। यानी कि फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल मेथड वो दोनों एक साथ हो गए तो वो क्वेश्चन 7 मार्क में होगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में ऑलरेडी प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दे दिया होता तो सबसे पहले हमें उसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो एग्जाम्पल 7 मार्क का हो जाएगा। और आप लिनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, फॉर्मुलेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। दूसरी एक बात, मैंने सिर्फ मैक्सिमाइज वाला एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, दूसरा मिनिमाइज वाला एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में किया हुआ है, तो अगर वो भी आपको समझना है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल कोई डाउट है तो बताइए।
ओके, सो अभी हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें बोला है यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कितने तरीके से होता है। तो 4 मेथड। पहली है ग्राफिकल मेथड जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके अलावा भी 3 मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड और 2 फेज मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू 8, x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देखकर समझ गए होंगे कि ग्राफिकल मेथड का यूज कब होगा। तो जब छोटे छोटे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो, यानी कि 2 वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स यानी डिसीजन वेरिएबल x1 और x2, यहाँ पर 2 है। तो ऐसे केस में हम ग्राफिकल मेथड का यूज करें तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर सिंप्लेक्स, बिगम या 2 फेज वो मेथड्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 डिसीजन वेरिएबल्स है x1 और x2, उसे हम x और y एक्सिस उस पर ले लेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या बोला है कि x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि ये नॉन नेगेटिव होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर xy एक्सिस ले, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, तो ये होती है नेगेटिव x और ये होती है नेगेटिव y। तो क्वाड्रेंट तो 4 होते हैं, 1 2 3 4। अभी देखिए दोनों ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हम ग्राफ कुछ उस तरीके से बनाएंगे कि x और y एक्सिस का इंटरसेक्शन हो और तब जो क्वाड्रेंट बने वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि जब लेस देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट होगा तो जो एरिया है वो ऑन और बिलो कंस्ट्रेंट लाइन होगा। ठीक है, एरिया ऑन और बिलो कंस्ट्रेंट लाइन, ये क्या है वो जब हम ग्राफ बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट होगा तो एरिया ऑन और अबोव कंस्ट्रेंट लाइन होगा। ठीक है, ये भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तब समझ आएगा, लेकिन कुछ चीज़ है ऐसी कि जो पहले से समझ लेना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तीसरी बात कि यहाँ पर जो कॉमन एरिया मिलेगा उसे हम बोलेंगे फिजिबल रीजियन। ठीक है, फिर उस फिजिबल रीजियन को हम शेडिंग कर देंगे। ठीक है, और जो शेडिंग करेंगे वहीं पर कहीं ना कहीं हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो 2 डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2, उसे x एक्सिस और y एक्सिस पर लीजिए। अभी दोनों ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, इसके लिए हमें जो ग्राफ बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। फिर कंस्ट्रेंट की बात आती है। कंस्ट्रेंट में अगर लेस देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है तो एरिया ऑन और बिलो कंस्ट्रेंट लाइन मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है तो एरिया ऑन और अबोव कंस्ट्रेंट लाइन मिलेगा। ठीक है, फिर जो कॉमन एरिया मिले उसे हमें बोलना है फिजिबल रीजन, उसमें शेडिंग करना है, वहीं कहीं ना कहीं हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि किस तरीके से ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि ओरिजिन पॉइंट 0 0। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, ये जो दो कंस्ट्रेंट्स है ना, पहला कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू 8, दूसरा है x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है उसे हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए पहला x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 8 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रेंट था x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, यानी लेस देन और इक्वल्स टू हमने इक्वल्स टू में लिख लिया। ऐसा हमने क्यों किया, तो हम क्या करेंगे, एक बार x1 की वैल्यू 0 लेंगे और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार x2 की वैल्यू 0 लेंगे और x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अगर x1 इज इक्वल्स टू 0 है इस कंस्ट्रेंट में, x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 8, तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 8/4 यानी कि 2। सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड 2। ठीक है, अगर इस कंस्ट्रेंट में x2 की वैल्यू 0 है, सो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 0। ठीक है, अभी दूसरे कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 4। अगर इसमें x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 4/2 यानी कि 2, और अगर यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 है तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो अगर x1 0 लिया है तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0 2, और अगर x2 0 लिया है तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4 0। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरे कंस्ट्रेंट के कोऑर्डिनेट्स, वो हमें मिले 0 2 एंड 4 0। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर हमें लेना होता है x1 और y एक्सिस पर हमें लेना होता है x2। तो x1 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और x2 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कट्स लेंगे, तो 1 2 3 4 काफ़ी है इतना। ठीक है, अभी देखिए पर्टिकुलर एक कंस्ट्रेंट के जो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं अलग अलग, उसको हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये 0 2 मिल रहा है, तो 0 2 ये हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ A02, और 8 0 ये यहाँ पर मिलेगा, इसे नाम दे देता हूँ B80। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरीके से ज्वाइन करना होता है। ठीक है, देन जो दूसरा कंस्ट्रेंट है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स मिले 0 2 एंड 4 0। तो 0 2 तो ऑलरेडी हमने लोकेट किया हुआ है, 4 0 यहाँ पर मिलेगा, तो इसे नाम दे देते हैं C40। अभी हम इन दोनों को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी समझिए मैंने क्या बोला था, लेस देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट हो तो एरिया ऑन और बिलो सेंटर लाइन लेना है। ठीक है, सॉरी कंस्ट्रेंट लाइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिबल रीजन मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड, क्योंकि ऑन और बिलो लेना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट तो यहाँ पर है नहीं, उसे स्किप करते हैं। जो कॉमन एरिया है उसे हम फिजिबल रीजन बोलेंगे। तो समझिए कि यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है उसका ये कॉमन एरिया हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, शेडिंग कर देना है, और यहाँ पर कहीं पर हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो है एक्सट्रीम
कॉर्नर पॉइंट मेथड, दूसरी है आइसोप्रोफिट लाइन मेथड। ठीक है, हम एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख लूंगा एक्सट्रीम पॉइंट्स, यहां पर लिखूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आखिर में लिखूंगा वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है ना, फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन, उसके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं ना, वो हमें लिखने होते हैं। तो एक तो होता है O00, दूसरा होगा A02 और तीसरा होगा C40। ठीक है, जब भी हम फाइनल आंसर फाइंड करने जाए तो जो एक्सट्रीम कॉर्नर से वो कौन से लेने हैं हमें, कि जो फिजिबल रीजन मिला हो ना वो किससे बाउंड है, तो वो कॉर्नर्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर 3 कॉर्नर्स है O, A और C, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो O था 00, A402 और C40। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, तो ये रहा 3x1 + 9x2। 3x1 + 9x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो उसमें हम ये वैल्यू रखेंगे। सो 3 × 0 + 9 × 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0। फिर ये वैल्यूज रखते हैं 0 और 2। सो 3 × 0 + 9 × 2, तो ये हो जाएगा 18। फिर ये वैल्यू रखते हैं, सो 3 × 4 + 9 × 0, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये टेबल बन जाए, उसके बाद हमें देखना है कि कौन से पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर A02 पर 18 मिल रहा है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, क्यों हमने ऐसा देखा, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज z = 3x1 + 9x2, ऐसा हमें यहाँ पर दिया हुआ था। मैक्सिमाइजेशन का केस था, इसलिए हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी। सो आंसर फाइनल हमारा होगा मैक्सिमम z = 18, x1 = 0 एंड x2 = 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं मिनिमाइजेशन केस इन ग्राफिकल मेथड। तो एग्जांपल में हमें बोला है कि यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमाइज z = 60x1 + 80x2 subject to the constraints 20x1 + 30x2 is greater than or equals to 900, 40x1 + 30x2 is greater than or equals to 1200 and x1 x2 is greater than or equals to 0। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन का केस है और कंस्ट्रेंट कैसे है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले जो कंस्ट्रेंट है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि
एरिया जो है वो कहाँ पर मिलेगा, ऑन और अबोव कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्राफ के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होगी x1 के लिए, y एक्सिस होगी x2 के लिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसे हम बोलेंगे ओरिजिन 0 0। ठीक है, सेम जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, हम x1 और x2 की वैल्यू बारी बारी 0 लेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जो दो कंस्ट्रेंट्स है उसे मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट है 20x1 प्लस 30x2। इन इक्वालिटी जाएगी, हम लिखेंगे इक्वल्स टू 900। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रेंट है 40x1 प्लस 30x2 इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, सो यहाँ पर अगर x1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x2 की वैल्यू मिलेगी 900/30 यानी 30, और अगर x2 0 होगा तो x1 की वैल्यू मिलेगी 900/20 यानी 45। तो पहले केस में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 30 और दूसरे केस में कोऑर्डिनेट होंगे 45 0। ठीक है, अभी दूसरा कंस्ट्रेंट है उसमें सेम चीज़ करते हैं। 40x1 प्लस 30x2 इज इक्वल्स टू 1200। सो अगर x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू होगी 1200/30 यानी कि 40, और अगर x2 की वैल्यू 0 है तो उस केस में x1 जो है वो हो जाएगा 1200/40 यानी कि 30। ठीक है, सो पहले केस में कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 40, दूसरे केस में कोऑर्डिनेट होंगे 30 0। ठीक है, तो यहाँ पर x1 के लिए देखें तो हाईएस्ट वैल्यू है 45। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम ले लेते हैं। सो 10 20 30 40 एंड 50। x2 में देखें तो हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल रही है 40। सो उस हिसाब से यहाँ पर लेंगे 10 20 30 40 50। ठीक है, अभी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसे हम यहाँ पर लोकेट कर लेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो ये 0 30 जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, उसे मैं बोल देता हूँ A0 30। फिर है 45 0, तो वो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, उसे मैं बोल देता हूँ B45 0। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है तो फिजिबल रीजियन जो है, जो शेडेड एरिया होगा वो कहाँ पर मिलेगा हमें, ऑन और अबोव कंस्ट्रेंट लाइन, इसलिए हम बाहर की ओर एरो करेंगे। जबकि मैक्सिमाइजेशन के केस में हम कहाँ पर करते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, मिनिमाइजेशन के केस में हम करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, देन ये जो दूसरा कंस्ट्रेंट है 40x1 प्लस 30x2 इज इक्वल्स टू 1200, उसके लिए दो पॉइंट्स है 0 40 30 0। तो 0 40 यहाँ पर कहीं पर हमें मिलेगा, उसे हम बोल देते हैं C 0 40, और 30 0 वो हमें यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, इसे बोल देते हैं D 30 0। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ पर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉमन एरिया है वो फाइंड करना है, जिसे हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। तो ये हो जाएगा फिजिबल रीजन, और यहाँ पर हमें शेडिंग भी करना है। सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, वेट अ मिनट।
तब तक आप आगे ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये फिर से करना होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ग्राफ बना लेते हैं वापस से। मैं वो कंस्ट्रेंट और वो सारी चीज़ें वापस से फाइंड नहीं कर रहा हूँ। अगर वो आपको देखना है ना तो आप पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर था वो 0 0 x y, इसे हम मानते हैं x1 के लिए और इसे मानते हैं x2 के लिए। यहाँ पर हमने लिया था 10 20 30 40 50। यहाँ पर लिया था 10 20 30 40 50, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स जो थे वो थे 0 30 और 45 0। सो ये रहा A 0 30, ये B 45 0, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और ये कहाँ पर हमें मिलेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरे पॉइंट्स थे 0 40 एंड 30 0, यानी ये C 0 40 और यहाँ पर होगा D 30 0, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी डायरेक्शन कहाँ पर मिलेगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो ये जो रीजियन है, यहाँ पर हम थे, ये जो रीजियन है उसे हम शेडेड रीजियन कर देते हैं और इसे हम बोलेंगे फिजिबल रीजियन, जहाँ पर हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो हमें एक्सट्रीम कॉर्नर्स फाइंड करने होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था। तो एक्सट्रीम कॉर्नर में कौन कौन से, एक तो ये कॉर्नर आएगा 0 40 वाला, C 0 40, ठीक है। एक ये कॉर्नर आएगा B 45 0, ठीक है। और तीसरा ये कॉर्नर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ E, ठीक है। अब जब सही तरीके से प्रॉपर डायमेंशन के साथ स्केल की मदद से करोगे तो आपको ये जो E है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 15 और 20, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 15 और 20। तो यहाँ पर हमारे 3 एक्सट्रीम कॉर्नर्स हुए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स। यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। सो हमें 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या मिले, C 0 40, B 45 0 एंड E 15 20। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 60x1 प्लस 80x2, ओके। 60x1 प्लस 80x2, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 40, सो ये हो जाएगा 3200। फिर यहाँ पर 60 इंटू 45 प्लस 80 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 45 6 270, सो 2700। 15 और 20 के लिए तो 60 इंटू 15 प्लस 80 इंटू 20, 15 6 90, 900 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 20 1600, सो 1600 प्लस 900 ये हो जाएगा 2500, ठीक है। अभी मिनिमाइजेशन का केस है तो हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू जो कि है 2500। कब मिल रही है, तो 15 20 पर। तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम Z इज इक्वल्स टू 2500
500, x1 is equals to 15 and x2 is equals to 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। और आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। कल हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड और टू फेज मेथड। उसके साथ देखेंगे ड्युअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उसके बाद हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, लास्ट चैप्टर। ठीक है, वो डिसीजन मॉडल वाला चैप्टर जो है तो वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, डिसीजन ट्री करके है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। पर्टिकुलर किसी वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको जैसे ही फ्री पड़ता हूँ वो आंसर दे दूँगा। ओके, सो ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel.